आप लोगों का की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एनसीईआरटी के सार संग्रह को लिए हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। वन लाइनर क्वेश्चन है और इसको महेश कुमार बर्नवाल और कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। दिया गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में बताना है हमें। एक क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है। तो हमारे राष्ट्र का उल्लेख संविधान में इंडिया, दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत का उल्लेख संविधान में किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। आते हैं अगले पे। दिया गया है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। एकल कार्यपालिका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर मुख्य बिंदु कौन सा है। तो मुख्य बिंदु इसका है न्यायिक समीक्षा। मुख्य बिंदु है इसका न्यायिक समीक्षा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है। यह किससे निर्धारित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा था। नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अभी अनुसूची की संख्या 12 है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है अगला क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया था। तो वो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था। इसी में सबसे पहले जन गण मन को गाया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के गायन का समय कितना होता है। राष्ट्रगान के गायन का समय कितना होता है। तो राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकेंड होता है और इसका न्यूनतम अवधि होता है 20 सेकेंड होता है। न्यूनतम अवधि 20 सेकेंड होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, भारतीय संविधान की जटिलता। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के एक मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है।
यह कथन किसका है? तो यह कथन केसी व्हियर का है। आते हैं अगले पे, दिया गया है, इसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो इसको केसी व्हियर के द्वारा कहा गया था। केसी व्हियर के द्वारा कहा गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया गया है आइवर जेनिंग्स द्वारा। आइवर जेनिंग्स द्वारा कहा गया है इसको। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो इस कथन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, यह कथन किसका है? तो इस कथन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। यह सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किस में निहित होती है? तो कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आते हैं दिया गया अगला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया क्वेश्चन आप लोगों का कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसे पाव क्रिस्टेसस के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्ली है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिल्ली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग कल 6 बजे सुबह को। धन्यवाद।